जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। जैसा कि हम लोगों ने संपूर्ण इतिहास का सिलेक्शन सीरीज चालू किया था, जिसके अंतर्गत हम लोग 1000 क्वेश्चन करने वाले थे। तो उसका आज ये लेक्चर नंबर 12 होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम लोग 275 से लेकर के 300 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और आज से हमारा मध्यकालीन इतिहास चालू होने वाला है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 11 तक मध्यकालीन इतिहास के पहले प्राचीन काल इतिहास को कवर किया है, जिसकी क्लास मैंने कंपाइलेशन करके मैराथन के रूप में भी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप जा कर के उस क्लास को बड़े आसानी से देख सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, एलपी टेक्नीशियन, एसएससी, या आप किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज़ होने वाली है, क्योंकि हम लोग इसमें थ्योरी के सहित क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज का हमारा चैप्टर होने वाला है अरब एवं तुर्की आक्रमण और गुलाम वंश, जो कि हमारा सल्तनत काल के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले लेक्चर की जानकारी की नोटिफिकेशन तक आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और यदि आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर के आप इस वीडियो की पीडीएफ को बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किस युद्ध की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तराइन का युद्ध। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें गौरी पराजित हुआ था। वहीं तराइन के द्वितीय युद्ध में, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया और उनके राज्य दिल्ली और अजमेर पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अल बरूनी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अल बरूनी उज्बेकिस्तान 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान मोरक्को से भारत आया था और रहला इब्न बतूता की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरबी भाषा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी हैं। यह अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अल बरूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा तथा गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। अल बरूनी गीता से बहुत प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अल बरूनी। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। अल बरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। इसका जन्म खीवा यानी कि ख्वारिज़्म में सन 973 ईस्वी में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। वह पहला मुस्लिम लेखक था जिसने भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक रूप से अध्ययन किया। अल बरूनी ने खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित, साहित्य आदि विषयों पर किताबें लिखी थीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 4 3 1, यानी कि महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, फिर इसके बाद चंगेज़ खां और इसके बाद होगा तैमूर लंग। आइए डिटेल में जान लेते हैं। इन शासकों का सही कालानुक्रम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, महमूद गजनवी 998 से लेकर के 1030 ईस्वी तक, मोहम्मद गौरी 1173 से लेकर के 1206 ईस्वी तक, चंगेज़ खां 1206 ईस्वी से 1227 ईस्वी तक, वहीं तैमूर 1370 ईस्वी से 1405 ईस्वी तक का सही कालानुक्रम है।
तो यहाँ से हमारा अरब एवं तुर्की आक्रमण, जिसके अंतर्गत महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी आते हैं, वह समाप्त होता है। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश को। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए डिटेल में जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश या मामलूक वंश या दास वंश का शासक माना जाता है। इस काल में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश तथा बलबन नामक राजवंशों ने राज शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष सुल्तान बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1236 ईस्वी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। रजिया भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, जिसका जन्म 1205 ईस्वी में बदायूं में हुआ था और बदायूं दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मामलुक साम्राज्य का कौन सा शासक या शासिका 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली की सुल्तान या सुल्तान थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। आइए थोड़ा और सा जान लेते हैं। मामलुक साम्राज्य 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कमज़ोर शासकों की श्रृंखला सत्ता में बनी रही और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी, जो 1240 ईस्वी तक बनी रही। यह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, जिसका जन्म 1205 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10वां है, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए डिटेल में जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक राजगद्दी पर बैठा था और इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का दास था। ऐबक ने उत्तर भारत में पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण दिल्ली में करवाया था, जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनवाई गई थी। अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया तथा सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला और कुरान ख्वाह, सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने वाले के कारण कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। आइए डिटेल में जान लेते हैं। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत 1226 ईस्वी में की थी। इक्ता एक भूखंड होता था जिसके नियंत्रणकर्ता को मुफ्ती या वली कहा जाता था। यह इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था के साथ भू राजस्व की वसूली करवाता था तथा इस राजस्व का एक हिस्सा केंद्र को फवाजिल के रूप में भेजता था। इक्तादार का पद वंशानुगत न होकर समय समय पर स्थानांतरित होता रहता था, जो इसे नौकरशाही रूप देता था। दोस्तों, यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुल्तान शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ पर शासन किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी तक। आइए डिटेल में जान लेते हैं। सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ पर शासन किया था। गियासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का नवा शासक था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के बाद बलबन को खरीद लिया था। रजिया सुल्तान ने उसे अमीर ए शिकार का पद दिया। बलबन इलबरी जाति का तुर्क था। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। बलबन ने राज दरबार में सिजदा और पैबोस नामक की प्रथा शुरुआत की थी, जिसमें सिजदा का अर्थ होता है घुटने पर बैठकर सिर झुकाना और पैबोस का अर्थ होता है सुल्तान के पैर को चूमना।
तथा अपने विरोधियों के प्रति कठोर लव एवं रक्त नीति की भी इसने शुरुआत किया था। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खान की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमीर अल ख़याल एक अरबी उपाधि जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जमालुद्दीन याकूत। आइए डिटेल में जान लेते हैं। जमालुद्दीन याकूत एक अफ्रीकी सिद्दी गुलाम कुलीन था जो रजिया सुल्तान का विशेष कृपा पात्र था। वह रजिया का करीबी सलाहकार और दोस्त था। रजिया सुल्तान ने उसे शाही अस्तबल के प्रशासक के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। उसने याकूत को अमीर अल उमरा यानी कि अमीर का अमीर की उपाधि से सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गियासुद्दीन बलबन, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कराया था। आइए डिटेल में जान लेते हैं सिजदा के बारे में। सिजदा और पैबोस प्रथा गियासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। सिजदा का अर्थ झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना और पैबोस का अर्थ सुल्तान के पैरों को चूमना है। इस अमानवीय प्रथाओं को मुगल बादशाह अकबर ने समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस सुल्तान ने नेरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गियासुद्दीन बलबन। आइए डिटेल में जान लेते हैं। गियासुद्दीन बलबन ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की, जिसे फारसी में नया साल भी कहा जाता है। इसे मुख्यतः ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। यह मूलतः प्रकृति प्रेम का उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। वह 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुषों की तरह कुनबा यानी कि कोट एवं कुलाह यानी कि टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी। शासिका बनने पर उसने उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलाम वंश। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस अवधि को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला आया गुलाम वंश, फिर इसके बाद आया खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, इसके बाद आया बीच में दोस्तों सैयद वंश, फिर इसके बाद लास्ट में आया था दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश। आइए डिटेल में इन सबको जान लेते हैं। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 राजवंश शामिल हैं जो निम्नवत हैं। पहला है गुलाम वंश जो 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक था। इसके बाद दूसरा आया खिलजी वंश जो हमारा 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद तीसरा था तुगलक वंश, इसने 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। फिर चौथे नंबर पर आया सैयद वंश जिसने 1414 ईस्वी से लेकर के 1450 ईस्वी तक शासन किया था। और आखिरी यानी कि हमारा पांचवा है लोदी वंश जिसने 1450 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के शासकों की एक ट्रिक भी है यानी कि वंश की एक ट्रिक है जिसका नाम है गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब का मतलब है गुलाम वंश, खिले से मतलब है खिलजी वंश, तो से है तुगलक वंश, सुगंध से है सैयद वंश और पांचवा लो से है लोदी वंश। काफ़ी ज़्यादा फेमस ट्रिक है दोस्तों, गुलाब खिले तो सुगंध लो। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहलगामी यानी कि 40 गुलामों का समूह नामक 40 दल की शुरुआत की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगामी नामक 40 दल की शुरुआत किया था जिसमें 40 गुलामों का एक समूह हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से किस सुल्तान ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा का निर्माण करवाया था? इसका भी आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। आइए डिटेल में जान लेते हैं। सुल्तानगढ़ी के मकबरा का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली में करवाया गया था। यह पहला इस्लामिक मकबरा था जो इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद से संबंधित था।
इल्तुतमिश को मकबरों का जन्मदाता कहा जाता है। मदरसा ए मौजी और मदरसा ए नासरी का निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिलगामी यानी कि 40 गुलामों का समूह नामक चालिसा दल को समाप्त किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गियासुद्दीन बलबन। दोस्तों, बात करें 40 गुलामों के समूह की शुरुआत की तो हमारे इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था और इसको समाप्त गियासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था, जो कि गुलाम वंश का ही शासक था। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन गुलाम वंश का अंतिम शासक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्यूमर्स। क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था और ये बलबन का भी पुत्र था। आइए डिटेल में जान लेते हैं। क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था और खिलजी वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 24वां है, जो कि इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और यह क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान की मृत्यु निम्नलिखित में से कहाँ पर हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कैथल हरियाणा में लुटेरों ने 1240 ईस्वी में किया था। इसके बाद गुलाम वंश का शासक बैराम शाह हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन है, दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, यह दिल्ली की पहली महिला शासिका थी और गुलाम वंश से संबंधित थी। तो दोस्तों, यह वीडियो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। उसके अलावा यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने पीडीएफ के लास्ट वाले पेज में ऐड करा दिया है। और आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी से डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर जितने भी हमारे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हैं उन सबकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।